हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 1। जैसे कि मैंने आप लोग पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम लोग इतिहास के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आज प्राचीन भारत का इतिहास। यानी प्राचीन भारत का इतिहास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या इसके सोर्सेस के बारे में, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है। देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि क्या सर, इतिहास में जो भी हम लोग पढ़ते हैं क्या वह सारा चीज इतिहास होता है? सर, इतिहास में जो भी हम लोग देखते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, बड़े बुजुर्ग या फिर विद्वान कहते हैं या टीचर कहते हैं, वो सारे चीज सही होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि इतिहास सारा चीज सही है। इतिहास का कुछ घटनाओं पर हम लोग बिंदु लगाते हैं और उन बिंदुओं को समझते हैं। तो इतिहास के जो जानकार है वो हमें बताते हैं कि इतिहास में क्या घटनाएं घटी। देखिए, इतिहास जो है ना, वो अतीत की घटनाओं को हम लोग समझते हैं। अतीत की घटना क्या होती है सर, तो उसको समझिएगा। अतीत की घटना इतिहास हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जिनका कोई साक्ष्य हो, जिनका कोई प्रमाण हो, जिनका कोई एविडेंस हो। अगर इन सब चीजों को अगर हम लोग बात करेंगे, इनके कुछ प्रमाणित तथ्यों पर अगर बात करेंगे तो उन्हीं को हम इतिहास कहेंगे। देखिए, तो सर इतिहास होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इतिहास, तो इतिहास को आप दो शब्दों में पहले तोड़िए, इति जोड़ हास। हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है अतीत और हास का मतलब होता है वर्णन, यानी अतीत का वर्णन। जब हम लोग कोई अतीत का वर्णन करते हैं, यानी बीता हुआ चीज को अगर हम लोग वर्णन करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग इतिहास। आइए सर, हम लोग कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। तो इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत को हम लोग समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों एंड विद्यार्थियों और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वो लोग अपने शेड्यूल को बढ़िया से रेडी कीजिए और आप लोग का जो लेक्चर आज मैं यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं, उस सारे लेक्चर को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू होता है लेक्चर 1 का। हो सकता है कि इसका 2 पार्ट में आए, 3 पार्ट में आए, तो जितने पार्ट में आएंगे समझिए कि उसमें और ज्यादा मैंने वर्णन किया होगा और ज्यादा किया होगा। इसके बाद आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना अगर आप समझ जाएंगे तो। चलिए, सबसे पहले हम लोग इतिहास के स्रोत को जानने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। इतिहास में भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग भारत का नामकरण के बारे में जानेंगे। यहां पर छोटा सा मैं लिखना चाहूंगा, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का नामकरण में। तो पहला नंबर पॉइंट आता है आपका कि सबसे प्राचीन नाम मेरा आता है आर्यवर्त। सर ये क्यों आता है? अच्छा, मैं स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोग को अपने बनाए हुए नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हैं, तो आप लोग अपना एक पेन और एक पेज या फिर रजिस्टर लेकर बैठे और जो जो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य बोलता हूं उसको नोट करें। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इनफ है, आपके लिए पर्याप्त है। तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले रेडी करना है और एक एक पॉइंट को समझना है। हो सकता है कि मैं बहुत बार कुछ पॉइंट को बोलना या लिखना भूल जाऊं या फिर नहीं लिखूं, तो आप पॉज कर पीछे जाकर एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले कर आप उसको देखें ताकि वो पॉइंट को आप नोट आउट कर सके। चलिए, आज हम लोग समय न गवाते हुए फटाफट शुरू करते हैं और हम लोग आते हैं भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इनके नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे प्राचीन नाम जो है वह है मेरा आर्यवर्त। आर्यवर्त क्यों सर, समझिएगा इसको। तो भारत का नाम आर्यवर्त सर सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, यानी बीसी। सर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा ये बीसी क्या है ना, इस समय को समझिए। तो मैं यहां लिखता हूं, इस साइड मैं यहां लिखता हूं धर्म। धर्म को आप समझिए। देखिए, अगर भारत के धर्म को अगर हम लोग समझने जाएं तो हम लोग सबसे प्राचीन धर्म में कौन आएंगे, सबसे पुराने धर्म में सबसे आएंगे सनातन धर्म। सनातन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाकर, लेकिन फिर भी मैं समझा देना चाहता हूं। सनातन धर्म पहला नंबर में। सनातन धर्म जो है, इनके कोई संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म के कोई संस्थापक नहीं है। अभी तक इतिहासकार ये नहीं जानते सनातन धर्म को संस्थापक कौन है, सनातन धर्म कैसे आया।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। तीसरा आते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म जिनके संस्थापक ऋषभदेव, जिनकी भी चर्चा हम थोड़ी देर बाद भी करेंगे। तो ये तीन धर्मों को अगर हम लोग बात करें तो ये तीन धर्म में डेट जो है ना, इनका जो दिनांक है, डेट है, वो घटता है। याद रखिएगा, ये घटते हुए क्रम पे होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं कि 1500 ईसा पूर्व, यानी कि इसको हम लोग बीसी भी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट। ईसा पूर्व का मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि 4th नंबर में अगर मैं बात करूं तो ईसा मसीह का जन्म, ईसा धर्म। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले इसको कहते हैं हम लोग ईसा पूर्व, और अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीसी। तो अगर मैं बात करूं ईसा धर्म, सनातन धर्म से ईसा धर्म तक, तो ये डेट जो है ना वो घटेगा। जैसे हो गया 1500, फिर 1400, फिर होगा 1300 बीसी, लाइक दिस, ये घटता आएगा। समझ के बात को। और ईसा मसीह के जन्म पहली शताब्दी को होता है, फर्स्ट शताब्दी को। अगर कोई पूछे कि ईसा मसीह का टोटल जन्म कितना हुआ, तो आज से पकड़िएगा आप लोग, यानी 2022 साल सितंबर महीना 20 दिन उनका पूरा जन्म हुआ टोटल। आप लोग इस तरह से समझिएगा। तो ईसा मसीह के जन्म आपका पहली शताब्दी को होता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद डेट होता है सीधा, और यहां तक पहुंचते हैं। और एक धर्म हम लोग बात करेंगे, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, इनके संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद पैगंबर जी, लगभग 570 ईस्वी में। याद रखिएगा, मैंने क्या लिखा? 570 ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो सबसे प्राचीन नाम होता है मेरा आर्यवर्त। आर्यवर्त आते हैं मेरा 1500 बीसी में, 1500 बीसी में। सर इनका आने का आगमन क्या होता है? तो ये 1500 बीसी का जो डेट है ना, ये सबसे पहले बताने वाले जो भारतीयों को है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने हमें यह बताया कि 1500 बीसी में आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों का आगमन कहां से हुआ? तो मध्य एशिया। मध्य एशिया, याद रखिएगा, मध्य एशिया। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि ये जो आर्य भारत आए मध्य एशिया में, ये बड़े बड़े विद्वानों में अभी भी मतभेद हैं। तो जब हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको बताएंगे कितने बड़े बड़े विद्वानों ने क्या क्या अपने बात को रखा और किनको माना गया। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग मध्य एशिया को लेकर चलते, क्योंकि ये मैक्स मूलर का कहना है, और मैक्स मूलर की बातों को हम लोग ज्यादा वैल्यू और तवज्जो देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्यों का आगमन, तो सर ये आर्यों का आगमन जो है ना वो किस तरह से हुआ? तो पूरा पॉइंट को समझिएगा। देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यानी कि आपका साउथ तक आप चले जाइए। इधर आइए, आपका अफगानिस्तान से लेकर आप लोग चले जाइए पूर्वी गंगा तट, यानी अटक से लेकर कटक तक है हमारा सारा हिंदुस्तान। देखिए, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी गंगा तट, ये पूरा का पूरा जो प्लेस है ये पूरे आर्यों के थे। लेकिन इसके पहले अगर आप बात करें तो कुछ विद्वानों का कहना है कि उस समय उत्तरी पश्चिमी पर, याद रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग पर एक धर्म, इसके पहले धर्म को हम लोग कहते थे सप्त सेंधौ धर्म। सप्त सेंधौ कहलाता था। फिर बाद में जाकर आर्यंस ने इन सारे भागों पर अपना अधिकार किया, और करने पर इस भाग को हम लोग आर्यवर्त का नाम से जाना गया। आई होप सो कि आपको पूरा का पूरा कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आते हैं हम लोग भारतवर्ष। देखिए, भारतवर्ष का नाम हम लोग कैसे समझते हैं, इसको समझिएगा। भारतवर्ष दुनिया का अगर सबसे बड़ा महाकाव्य अगर हम लोग बात करेंगे तो है महाभारत। देखिए, जब हम लोग वैदिक पीरियड में आएंगे, आप लोग देखिए ध्यान से, यहां पर फिर समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक यह है वैदिक काल, ठीक है। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है, इसको कहते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल। हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, बट फिर भी मैं आपको समझा देना चाहता हूं यहां पर। तो जैसे कि हम लोग 600 बीसी पार करेंगे, ठीक है,
तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि 1000 BC पार करने पर 600 BC के पहले इन दौरान पर वेदों को रचना की गई थी। पहला वेद जो ऋग्वेद है वो तो मेरा 1500 से 1000 के बीच में लिखा गया था, जिसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, और 1000 से 600 के बीच में लिखा गया था 3 वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3 वेद को लिखा गया था। तो इसी समय पर महाभारत की घटना घटी और महाभारत एक सबसे बड़ा महाकाव्य था। तो यहां पर महाकाव्यों की जो संख्या थी वो 2 थी। हालांकि ये पूरे पुराण पर डिपेंड है कि हम लोग 18 पुराण की जिक्र भी हम लोग करेंगे बाद में, फिलहाल 2 महाकाव्यों की बात कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा एपिक अगर हम लोग बात करें यानी महाकाव्य तो है महाभारत। तो आज के डेट में जो आप देखते हैं हरियाणा का एक क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र का पौरव वंश का राजा का नाम है दुष्यंत। याद रखिएगा दुष्यंत। दुष्यंत दुष्यंत की धर्मपत्नी का नाम है शकुंतला। याद रखिएगा शकुंतला, इनकी पत्नी का नाम शकुंतला। शकुंतला शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा। शकुंतला की माता एक अप्सरा रहती है, जिनको जन्म देने पर वो वापस जन्म देकर धरती पर वापस अप्सरा चली जाती है अपना स्वर्गलोक। तो इनको शकुंतला का जो बच्ची, छोटी सी जो बच्ची रहती है, उनको एक शंकुत नामक पक्षी उनका रक्षा करते हैं। जो शंकुत नामक, और वहीं से एक ऋषि गुजरते हैं जिस ऋषि का नाम होता है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि का ध्यान पड़ता है कि एक बच्ची रो रही है और उसको एक शंकुत नामक पंछी उनका रक्षा कर रही है कई दिनों से। तो वो ऋषि उनको उठा लेते हैं और उनका नाम उसी शंकुत नामक पक्षी से उनका नाम शकुंतला पड़ता है। जो बाद में जाकर दुष्यंत जब एक बार शिकार पर जा रहे थे तो वह उनसे मिलने जाते हैं, अपने पुरोहित से मिलने के लिए, यानी कि कण्व ऋषि से। तो कण्व ऋषि 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए थे। तो वह जाकर बोलते हैं कि कण्व ऋषि जी हैं, तो कोई बाहर से नहीं आता है। तो सडनली बाहर आती है शकुंतला और कहती है कन्या आप कौन? दुष्यंत पूछते हैं कन्या आप कौन? तो कहते हैं कि मैं कण्व ऋषि की पुत्री। तो ये कहते हैं कि हे राजन आप कौन? तो वो कहते हैं क्या कि मैं पौरवंश के राजा दुष्यंत। लेकिन जहां तक मुझे कन्या ये ज्ञात है, कण्व ऋषि तो विवाहित नहीं है ना, वो तो ऋषि हैं, तो वो उनकी पुत्री कैसी है? तो उन्होंने सारा कंडीशन बताया कैसे कैसे क्या हुआ। तो वहीं पर, हालांकि ये स्टोरी बहुत लंबा है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि वहीं पर वो गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। 8 प्रकार के विवाह होती थी उस समय, वो प्रेम विवाह हो जाती है। और बाद में जाकर शकुंतला का एक पुत्र का जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम होता है याद रखिएगा भरत। ठीक है। और बाद में इनको शकुंतला को एक श्राप मिल जाता है, जिसके कारण दुष्यंत को भूल जाते हैं और वो अंगूठी से याद करते हैं कि मेरा है ना शकुंतला मेरी वाइफ है। इसकी स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा। तो शकुंतला का पुत्र का नाम होता है भरत। जो दुष्यंत एक बार देख लेता है कि एक लड़का है जो बाघ से लड़ रहा है, उसके दांत गिन रहा है, आखिर ये कौन लड़का है? तो उन्हीं के नाम पर पड़ता है भारतवर्ष। यानी कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र का नाम भरत और यही आगे जाकर नाम पड़ता है भारतवर्ष। याद रखिएगा, यानी कि भारत का नाम पड़ने के लिए कारण क्या था? तो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र का नाम भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक प्रॉब्लम है। बहुत लोग इनको भी मानते हैं और एक क्या प्रॉब्लम है ये समझिएगा। एक और कंडीशन है क्या, जैसे कि मैंने यहां पर बात किया जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं उनका नाम है ऋषभदेव। याद रखिएगा, मैं लिखता हूं जैन मान्यता। जैन मान्यता के हिसाब से चलिएगा तो इनके संस्थापक का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के 2 पुत्र होते हैं, याद रखिएगा 2 पुत्र। एक पुत्र का नाम है भरत और दूसरा पुत्र का नाम है गोमटेश्वर। गोमटेश्वर। आप गोमटेश्वर का नाम बहुत बार सुने होंगे, क्यों? क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले की सबसे बड़ी स्टैचू गोमटेश्वर की हुआ करती थी, जो श्रावणबेळगोला आपका कर्नाटक में स्थित थी।
तो ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत, भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा है, याद रखिएगा, भारतवर्ष का नाम पड़ा है। तो भारतवर्ष को समझने का हमारे पास दो कंडीशन है, दो तरह का हम लोग पास विचारधारा है। पहला क्या है, तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, और दूसरा जैन मान्यता के हिसाब से अगर चले तो ऋषभदेव के पहले पुत्र का नाम भरत के नाम से भारत पड़ा। तो हमारे पास दो है। और एक मैं कंडीशन आपको समझाना चाहता हूं कि भारतवर्ष को सबसे पहले पाणिनि के किताब से देखा गया था। पाणिनीय, याद रखिएगा, यहां मैं लिखता हूं पाणिनीय, पाणिनीय जी के किताब में देखा गया था। तो पाणिनीय का एक किताब था जिस किताब का नाम था अष्टाध्याय। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय बुक में भारतवर्ष का नाम सबसे सर्वप्रथम देखा गया था और यह पढ़ा गया था। उसके बाद खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का नाम उल्लेख होता है, याद रखिएगा। ये दो और मान्यता के हिसाब से हम लोग चलते हैं, यानी कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी भारतवर्ष का नाम पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसकी हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो सर तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ता है और हिंदुस्तान का नाम हम लोग किस तरह से लोग जानते हैं। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था। तो भारत पर सबसे विदेशी आक्रमण 5वीं सदी को हुआ था, याद रखिएगा, 5वीं सदी को, 5वीं शताब्दी को। यह लगभग समय था 518 बीसी, ठीक है, 518 बीसी। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले लोग थे, उनका नाम था फारसी लोग, ठीक ना, पर्शियन लोग थे। जो कहां के लोग थे, फारस के लोग, फारस के लोग, याद रखिएगा। और यहां के जो राजा थे, ठीक ना, वो हक्कामनी वंश का राजा, हक्कामनी वंश का राजा, ठीक है, दारा प्रथम, जिसको हम लोग डेरियस प्रथम भी कहते हैं, डेरियस प्रथम, हक्का वंश का राजा दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। और इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना, कि ये लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, स का उच्चारण नहीं कर पाते थे। और ये जब भारत पर आक्रमण किए तो उस समय आपको मैं बता दूं कि ये लोगों ने सिंधु नदी को सबसे पहले इंदु नदी के नाम से पुकारा, क्योंकि स का उच्चारण लोग कर नहीं पाते थे, तो सिंधु को इंदु के नाम से पुकारा। और यही इंदु, जब वहां के लोग बोलते थे कि नहीं, मैं इंदु नदी के सामने जो बसते हुए लोग हैं वो हिंदुस्तान के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान बाद में जाकर हिंदुस्तान बन गया, याद रखिएगा, ठीक है, हिंदुस्तान बन गया। तो आप लोग समझ चुके हैं हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, यानी कि फारस के लोगों ने सबसे पहले आकर भारत पर हमला किया। हक्कामनी वंश के राजा कौन थे, दारा प्रथम, और वही लोग स को उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वह हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कर पुकारा, यानी इंदु नदी के पुकारा, और वह हिंदुस्तान में जाकर कन्वर्ट हो गया, हिंदुस्तान को आगे जाकर हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया। चलिए यहां तक तो ठीक है। और इसकी पता हमें कहां से लगती है सर, तो याद रखिएगा, 3rd सेंचुरी में, 3rd यानी तीसरी शताब्दी में, ठीक है, तीसरी शताब्दी में इनके फारस के अभिलेख से हमें पता चलता है, फारस के अभिलेख से हमें यह पता चलता है, ये पूरा कहानी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया शब्द कैसे पड़ता है सर, तो ये देखिए, अब हमारे भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण करने वाले कौन थे, तो दूसरा विदेशी आक्रमण करने वाले ग्रीक लोग, जो आगे जाकर इनका हम लोग हिंदी में कहेंगे यूनानी लोग, यानी कि ये कहां के लोग थे, यूनान के लोग, याद रखिएगा, यूनान के लोग। यूनानी लोग ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया इन्होंने, और वह थे सिकंदर महान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अलेक्जेंडर कहते हैं। और ये भारत पर आक्रमण करते हैं लगभग 326 बीसी में, ठीक है। उस समय के राजा जो थे वो थे पोरस, राजा पोरस, जो झेलम नदी के
सामने में युद्ध हुआ और उस युद्ध को कहते हैं हम लोग हाइडस्पिन का युद्ध, जो राजा पोरस बुरी तरह से हार जाते हैं। देखिए ये जो राजा और महाराजा जितने भी थे ना, वो जब आते थे भारत ना, तो ये कभी अकेले नहीं आते थे, ये अपने साथ राजदूतों को, विद्वानों को, पंडितों को, पुरोहितों को, इन सबको लेकर आते थे ताकि इनके अच्छे रूप से ये अपने नीतियों को लागू कर सके। जैसे कि आज के प्रधानमंत्री को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी कभी भी अकेले कहीं नहीं जाते हैं, उनके भी पीछे एक टीम है, कैबिनेट है, उनमें भी उनके मिनिस्टर्स हैं, सलाहकार हैं, एडवाइजर्स हैं, कैबिनेट सलाहकार हैं, उन आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो उनको भी दिमाग सब देते हैं। तो सिकंदर भी उनके साथ साथ बहुत सारे विद्वान लोग आए थे। तो इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिंधु नदी को इन लोगों ने ही सबसे पहले इंडस कहकर पुकारा, इंडस कहकर पुकारा, जो बाद में जाकर इंडस जो है ना वो इंडिया में बदल गया, इंडिया में बदल गया, और यही आज इंडिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए, तो यहां तक आई होप सो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यूं तो देखा जाए तो भारत में सबसे पुराने अभिलेखों में अशोक के अभिलेख को हम लोग मानते हैं, सबसे पुराने अभिलेखों में अशोक के अभिलेख को मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक का ही पुराना सबसे अभिलेख है, ये 1921 के पहले हम लोग नहीं जानते थे, तो अशोक के अभिलेख को ही मानते हैं। क्यों? उसके पहले भी अभिलेख हम लोग को मिले हैं। कौन सा अभिलेख मिले सर? हड़प्पा के अभिलेख मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं, तो इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाले जो शख्स हैं वो है 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था, प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। और ये जो लिखी गई थी ना, ये दो भाषा में लिखी गई थी। पहला भाषा थी आपकी ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि, और दूसरा खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जेम्स प्रिंस एक विदेशी थे और इन्होंने 20 साल का अध्ययन किया था और इनको पढ़ा, और इन्होंने पढ़ा ही नहीं, भारत के बहुत सारे विद्वानों को बताया कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, और इन दो लैंग्वेज पर उन्होंने अपना कमांड किया और भारत के लोगों को बताया, और भारत के लोगों ने पढ़ा था। अभी अशोक के लगभग 40 शिलालेख से भी ज्यादा थे, और उन्होंने सारे शिलालेख को पढ़ा और लोगों को बताया कि आप लोग का मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसको समझिए आप लोग, है ना। और जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने के बाद में जाकर बेचारे पागल हो जाते हैं और उनको यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। तो जेम्स प्रिंसप को हेड्स ऑफ है कि जिन्होंने हमारे भारत के एक बहुत बड़े इतिहास का उजागर कर गए और उन्होंने दिखाए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो जेम्स प्रिंसप जब अशोक के शिलालेख को पढ़े तो इसमें से जम्बू द्वीप के बारे में हम लोग समझे, इनके जम्बू द्वीप के बारे में बहुत उल्लेख हुआ था। आखिर ये जम्बू द्वीप ही क्यों सर? समझिए इसको। तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है? जम्बू वृक्षों के नाम, यहां पर बहुत ज्यादा जम्बू वृक्षों की संख्या होती थी, जिसके कारण जम्बू द्वीप भारत को कहा गया था। ये जम्बू द्वीप, जम्बू वृक्ष सर क्या आज तक तो आपने कभी सुना नहीं, जम्बू के भी कोई वृक्ष होते हैं? तो एक्चुअली में जम्बू वृक्ष को अभी के समय में हम लोग बोलेंगे जामुन, जामुन का पेड़। आप लोग खाते हैं ना जामुन, जामुन का पेड़, उसी जामुन के पेड़ को जम्बू वृक्ष कहा गया था, जो आगे जाकर जम्बू द्वीप के नाम से भारत पर मशहूर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आते हैं एक और नाम जो येनतू भी है। भारत का एक और भी नाम है येनतू। देखिए बहुत सारे चीनी यात्री भी अशोक के काल में भी आए थे, गुप्त मैं आपको बता चुका हूं। तो हर्षवर्धन के काल में एक आए थे हेनसांग, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी सी यू की। तो इन किताब को पढ़ने के बावजूद भी आप लोगों ने देखा कि चीनी यात्रियों का जो भारत पर आगमन हुआ, तो उनके वृत्तांतों से पढ़ने पर ये हम लोग जानते हैं कि भारत का एक और नाम है येनतू। याद रखिएगा, भारत का एक और क्या नाम है? येनतू भी नाम है। ठीक है, तो हम लोग येनतू के बारे में भी समझते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए आज हम लोग लगभग 6 नामों पर हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला पार्ट में आपको और भी नाम दें और हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि ये 3 पार्ट में चला जाए, तो जितने पार्ट जाएंगे उतनी आपकी नॉलेज ग्रेप करेगी और अच्छे से आप लोग समझेंगे। बट मेरा यही कहना है कि आप लोग
एक बार मेरे पिछले वीडियो को देखकर बढ़िया से अपना एक सिलेबस सेट कर ले, अपना करिकुलम सेट कर ले, जैसे कि मैंने आपको कहा था। उसके बाद आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट करें, पेन पेपर लेकर हर एक नाम को नोट करें, समझे, फिर दोबारा आपको इतिहास पढ़ने की दरकार कभी नहीं होगा पूरी जिंदगी में। बट मेरा आपसे यही आग्रह है कि मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, एक बार लाइक कर लें, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए हम अच्छे से आपका नोट्स रेडी करके लाएं और अच्छे से आप पॉइंट्स को समझें। कल को अगर आप बड़े बड़े विद्वानों की किताब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे, ताकि आप लोग अपने IAS, IPS, JPSC, BPSC, CGL, JS, आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका बेनिफिट होगा। तो मैं आपसे, देव सर आपसे आग्रह करता है, आपसे निवेदन करता है कि सब्सक्राइब, लाइक और बिल्कुल आप कमेंट मारें कि क्या करना है सर, किस तरह से हमको समझना है सर, और आपको कुछ चाहिए तो वो चीज को मुझे कहें। ज्योग्राफी का भी बहुत जल्द मैं लाने वाला हूं, पॉलिटिकल का भी बहुत जल्द लाने वाला हूं, उसके बाद लास्ट में हम इकोनॉमिक्स का लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।